स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। हमारे मोहल्ले में एक गूंगा लड़का आता था जिस पर पूरे मोहल्ले की औरतें मरती थीं और उससे शादी करना चाहती थीं। मैं हैरान थी कि इस लड़के में ऐसा क्या था जो मोहल्ले की सब औरतें उसकी दीवानी थीं। फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। मेरी शादी उस गूंगे लड़के से हो गई। उस रात गूंगा कमरे में आया तो उसे देखते ही मैं चकराकर गिर पड़ी, क्योंकि वह तो आज फिर मैं अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मेरे रोने की आवाज़ बाहर मेरी माँ तक जा रही थी। मेरी माँ रोने की आवाज़ सुनकर मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही थी कि सोनल बेटा, दरवाज़ा खोलो और हमारी बात सुनो। मैं माँ की बात कैसे मानती, क्योंकि माँ और भाई मिलकर मेरी शादी मुझसे 15 साल बड़े 3 बच्चों के बाप से कर रहे थे। मेरी अभी उम्र ही क्या थी, मैं अभी 20 साल की ही हुई थी। फिर भी शादी की कितनी जल्दी थी। मैं मेरे पापा के बाद भाई पर इतना बड़ा बोझ बन गई थी क्या, जो अब वो जल्द से जल्द बोझ उतारने की कोशिश कर रहे थे। मैंने मेरी माँ को रो रो कर बहुत बार समझाया था, पर मेरी माँ भाई की ही साइड में थी। कहने लगी कि लड़का काफ़ी अमीर है, तुम वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। वह भाई का बहुत अच्छा दोस्त था। उसकी बीवी का देहांत 4 साल पहले एक रोड हादसे में हो चुका था और वह अपने छोटे बच्चों के लिए शादी करना चाहता था। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। उसे दूसरी शादी करने का कोई शौक नहीं था। बस वह अपने बच्चों के लिए एक आया लाना चाहता था जो उसके बच्चों को संभाल सके। भाई और मेरी माँ सिर्फ उसकी दौलत देखकर लालच में आ चुके थे कि अगर मैं शादी करूँगी तो सारी दौलत मेरी माँ और भाई को लाकर दे दूँगी। मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। मुझ में पैसे का जरा लालच नहीं था। मैं उसके साथ शादी करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं अपने कॉलेज के एक लड़के संदीप से बहुत प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। भाई को भी संदीप के बारे में मालूम था, पर भाई संदीप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। भाई और मेरी माँ को मैंने संदीप के बारे में बता दिया था कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ संदीप के साथ ही करूँगी, पर भाई इस बात को मान ही नहीं रहे थे। वो कहते थे मैं तुम्हारी शादी अपने दोस्त से ही करवाऊँगा। आज फिर से भाई ने अपने दोस्त से शादी की बात चलाई तो मैंने दरवाज़ा बंद करके खुद को मारने की कोशिश की। मेरी चीख से हमारे मोहल्ले की काफ़ी औरतें जमा हो गई और तमाशा देखने लगी। मैंने अच्छा खासा तमाशा बना दिया, इसलिए मेरी माँ कमरे में आ गई और मुझे ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने मेरी माँ को कहा कि आप जितना चाहें मारे मुझे, पर मैं आप लोगों की बात कभी भी नहीं मानूंगी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ संदीप से ही करूंगी। मेरी माँ मेरी जिद और मेरी हरकतें देखकर हार गई और मुझे कहा आज संदीप को बुला लो और चुपचाप शादी करके यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं कर सकती। तुमने जो मनमानी की है, मेरी और अपने भाई की इज्जत नहीं रख सकी, हमारा कहना नहीं मान सकती, तो तुम्हारी हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं आज तुमसे सारे नाते ख़त्म करती हूँ। आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और ना ही तुम मेरी बेटी हो। मेरे घर से विदा होकर चली जाओ और आइंदा कभी भी मेरा दरवाज़ा पलट कर ना देखना। मैंने सोच लिया कि आखिर लड़कियों को भी अपनी पसंद की शादी करने का हक है, तो मैंने यही सोचकर संदीप को बुला लिया। मेरे घर वाले मान गए। कुछ वक्त के बाद खुद ही नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। बस एक बार संदीप से मेरी शादी हो जाए। मेरी माँ ने भाई से भी बात कर ली तो भाई ने भी अपना हर रिश्ता मुझसे ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया और कहा कि जल्द से जल्द अपने आशिक को बुला लो और हमारे घर से विदा होकर चली जाओ। मैंने संदीप को फ़ोन किया तो संदीप ने कहा मैं अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे घर वाले मान जाएंगे तो मैं इनको लेकर तुम्हारे घर आ जाऊँगा और हम शादी कर लेंगे। इस बात को 4 दिन गुजर गए, पर संदीप के घर वाले ना माने। भाई ने भी अपने दोस्त को इनकार कर दिया और उससे कहा कि मेरी बहन शादी के लिए नहीं मान रही है, तुम कहीं और लड़की देख लो। अभी मुझे संदीप की चिंता खाए जा रही थी कि पता नहीं संदीप मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। अगर संदीप ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं अपनी माँ और भाई से नज़रें नहीं मिला पाऊंगी। मुझे अपने प्यार पर पूरा यकीन था
जो मुझे अब टूटता हुआ नज़र आ रहा था। 2 दिनों के बाद संदीप का नंबर मिलाया तो नंबर बंद जा रहा था, तो मुझे डर लगने लगा। मैंने अपने सभी दोस्तों को कॉल करके संदीप के बारे में पूछा, जिन जिन को मेरे और संदीप की मोहब्बत के बारे में पता था, पर सभी लोग संदीप के बारे में नहीं जानते थे। संदीप ने मुझे हमेशा मना कर रखा था कि तुम कभी भी मेरे घर के नंबर पर कॉल नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी इमरजेंसी में भी कभी मेरे घर का नंबर डायल ना करना। पर इस बार मैं बहुत ही मजबूर हो गई थी। मुझे अब संदीप के घर का नंबर मिलाना ही पड़ा। जैसे ही मैंने संदीप के घर कॉल की तो उसकी माँ ने कॉल उठाई। मैंने उनसे संदीप के बारे में पूछा तो कहने लगी कि तुम कौन हो। मैंने उसको बताया कि आंटी, मैं सोनल बात कर रही हूँ, मुझे संदीप से बात करनी है। उसने मुझे बताया कि बेटा, संदीप तो 3 दिन पहले मुंबई के लिए निकल गया था और आज उसकी अमेरिका की फ़्लाइट थी, वो तो जा चुका होगा। मैंने संदीप की माँ से कहा कि संदीप अमेरिका क्यों गया है। उसने तो मुझे कोई भी खबर नहीं दी थी कि मैं अमेरिका जाने वाला हूँ, तो अचानक उसका जाना कैसे हो गया? क्या कोई ज़रूरी काम आ गया था? तो संदीप की माँ ने मुझे बताया कि संदीप नौकरी करने के लिए चला गया है। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। संदीप ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि मैं अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ और जैसे ही मेरे घर वाले राजी हो जाएंगे, मैं तुम्हारे घर उनको लेकर आ जाऊँगा और हम फ़ौरन ही शादी कर लेंगे। वो अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था, इसलिए वह बात को टाल मटोल कर रहा था। मैं टूट कर बिखर गई थी। संदीप ने मेरी मोहब्बत का मजाक बना दिया था। मैं अपनी माँ और अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? अब यह सोचकर मुझे बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि भाई ने अपने दोस्त के साथ, जहाँ वो पहले मेरा रिश्ता करने जा रहे थे, उनको भी इनकार कर दिया था। मैं अब संदीप के धोखे के बारे में सोचकर दिन रात रोती रहती थी, क्योंकि मेरे पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं था। भाई ने मेरी पढ़ाई भी छुड़ा दी थी और मेरा घर से बाहर जाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मैं संदीप से हमेशा होटल, कैफ़े वगैरह में मिलती रहती थी। तो भाई को ये सब चीज़ों से नफ़रत थी, इसलिए उन्होंने मेरा घर से बाहर जाना बंद कर दिया था। मैं अब मेरी माँ को बताने ही वाली थी कि पड़ोस की एक आंटी से माँ को ये बात पता चल गई कि संदीप ये देश छोड़कर यहाँ से चला गया है और उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुझे नहीं मालूम था कि संदीप ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने जाकर अपनी माँ से कहा, संदीप ने मुझे धोखा दे दिया है। अब आप लोग जहाँ पर भी चाहेंगे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी माँ ने मेरे गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा भी मारा कि तुमने धोखेबाज के चक्कर में मेरी और अपने भाई की इज्जत मिट्टी में मिलाई। तू हम दोनों की इज्जत के बारे में थोड़ा भी सोच लेती तो ये दिन देखने को ना मिलता। मैं मोहल्ले वालों के आगे कैसे अपना सर उठाकर चलूँगी? अब तो सबको पता चल चुका है कि तुम्हारा रिश्ता उसके घर से आने वाला नहीं है। तुमने हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। तुमने जिस तरह अपने भाई और मेरी बदनामी करवाई है, पूरे मोहल्ले में अब कहीं से भी तुम्हारा रिश्ता नहीं आएगा। और जब तुम्हारे भाई को यह पता चलेगा कि संदीप देश छोड़कर चला गया है, तब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मेरे कहने पर ही वो माना था इस शादी के लिए। अब मैं उसको क्या जवाब दूंगी? सारी बातें सुनकर तो मुझे भाई से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मेरा भाई पहले से ही संदीप से नफ़रत करता था और अब ये बात हो गई। अब कुछ भी नहीं हो सकता था। भाई के गुस्से के बारे में मुझे शाम को पता चलता। जैसे ही भाई घर पर आया तो मेरा दिल डर के मारे ज़ोर से धड़कने लगा। मेरी माँ ने जैसे ही भाई के सामने जाकर कहा कि सोनल के लिए दूसरी जगह रिश्ता देखना शुरू कर दो, संदीप तो देश छोड़कर भाग गया। भाई बोल रहे थे कि मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि लड़का ठीक नहीं है, पर आप लोगों ने मेरी एक ना मानी। मैं अपने दोस्त के साथ रिश्ता करना चाहता था, तब आप लोग माने नहीं। अब मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। जहां आप लोग चाहो रिश्ता करो। भाई उसी वक्त गुस्सा होकर घर से बाहर निकल गए। मेरी माँ भी रोने बैठ गई। मेरी वजह से भाई ने काफ़ी दिन तक बात नहीं की। मैं जितना हो सकती थी रोई और दुआएं मांगती रही कि भगवान मेरे लिए कोई ना कोई रिश्ता भेज दे। मैं इस घर से विदा होकर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं अब अपनी माँ और अपने भाई दोनों पर बोझ बन चुकी थी। वह लोग मुझे अपनी जिम्मेदारी से नहीं बल्कि बोझ समझकर अपने सर से उतारना चाहते थे।
मुझसे गलती हुई थी कि मैंने संदीप को पसंद किया था, पर मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हुआ था जिसकी सज़ा मुझे वो लोग इतनी बड़ी दे रहे थे कि मुझसे अपना सारा रिश्ता ख़त्म कर रहे थे। हमारे घर का माहौल अब बहुत ही बदल चुका था। भाई और मेरी माँ के चेहरे पर एकदम खामोशी छाई हुई थी, क्योंकि मेरी वजह से उनके मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी थी। मैं दिन रात रोती रहती थी। एक दिन हमारे दरवाजे पर एक गूंगा लड़का आया। उसने आकर ही ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था और इशारों से खाना मांग रहा था, और मैं इस वक्त अपने लिए खाना लेकर बैठी थी। मैंने वह खाना उस लड़के को दे दिया। मैंने सोचा कि शायद भगवान मेरी इसी नेकी से खुश हो जाएं और मेरे लिए कोई रिश्ता भेज दें। मैंने उस लड़के से कहा कि तुम बहुत ही नौजवान और खूबसूरत हो और मेरे लिए दुआ करो कि भगवान मेरी दुआ को सुन ले। उसने मुझे इशारों से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। मैं उस लड़के से बात कर रही थी, तभी हमारे मोहल्ले की एक लड़की, जिसके साथ मैं अपने दिल की हर बात शेयर किया करती थी, वह सामने अपने दरवाजे पर खड़ी हुई सब्जी वाले से सब्जी ले रही थी। मुझे उस लड़के के साथ बातें करते देखकर उसी वक्त मेरे दरवाजे तक मेरे पास आई और कहने लगी कि सोनल, क्या बात है? मैंने कहा, कुछ नहीं रानी, बस इस बेचारे गूंगे से दुआ करवा रही हूँ। ऊपर वाला ऐसे लोगों की दुआ जल्दी सुनते हैं। रानी को संदीप के बारे में सब कुछ मालूम था और उसको मेरे घर के माहौल का भी पता था। रानी मेरे भाई को पसंद करती थी और मेरे भाई से शादी करना चाहती थी। वह हमारे घर ज़्यादातर आती रहती थी। मेरी माँ से तो उसकी कुछ खास नहीं बनती थी, क्योंकि मेरी माँ को शायद वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए मेरे पास बैठने के लिए आ जाती थी ताकि किसी न किसी बहाने से भाई को देख सके। जब वह गूंगा लड़का वहाँ से चला गया तो रानी मुझे कहने लगी, सोनल, क्या सोच रही है? मैंने रानी से कहा, मैं यही सोच रही हूँ कि मेरी प्रार्थना जल्दी सुन ली जाए। ऊपर वाला क्यों नहीं सुनेगा? यह बेचारा गूंगा है और कितना खूबसूरत नौजवान है। तुम्हें पता है सोनल, मोहल्ले की आधी लड़कियाँ इसको देखने के बहाने से भीख लेकर आती हैं। यह लड़का हर शनिवार को इस मोहल्ले का चक्कर लगाता है और सारी लड़कियां इसको देखने लग जाती हैं। हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे जब भाई मोटरसाइकिल पर आए और हम दोनों को दरवाजे पर खड़ा देखकर गुस्सा होने लगे। मैं घर के अंदर चली आई और रानी भी भाई को देखते देखते अपने घर के दरवाजे में घुस गई। भाई सीधे मेरी माँ के कमरे में चला गया और मेरी माँ से धीरे धीरे आवाज़ में बातें कर रहे थे। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी ताकि उनकी बात सुन सकूं कि भाई और मेरी माँ आपस में क्या बात कर रहे हैं, पर वह दोनों ऐसे बोल रहे थे कि मेरे कान तक कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो दोनों कमरे में अंदर बैठे थे और मैं दरवाजे में खड़ी थी। मैं दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि शायद जो दुआ करवाई है वो पूरी होने जा रही है। मुझे पूरा यकीन था कि भाई और माँ मेरे रिश्ते की ही बात कर रहे होंगे, वरना भाई इतना धीरे से बातें ना करते। कुछ देर बाद मैं रानी के घर गई थी। जैसे ही मैं रानी के घर से निकली तो पड़ोसियों के दरवाजे पर वह गूंगा लड़का बैठा था। वहाँ पर 4 लड़कियाँ और भी खड़ी थीं। यह देख मैं रानी के घर से जल्दी अपने घर आ गई, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो गूंगा लड़का दरवाजे पर चक्कर जरूर लगाएगा। आखिर उसकी दुआ जो रंग लाई थी। मैं यही सोचकर गूंगे लड़के के इंतजार में खड़ी थी। जब वह आया तो मैंने उसको पूरे 1000 का नोट थमा दिया और इशारों से कहा, तुम्हारी दुआ का ही असर है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है। वो 1000 का नोट देखकर खुश हो गया और मेरे लिए हाथ उठाकर दुआ मांगते हुए वहाँ से चला गया। मेरे साथ काफ़ी हद तक अच्छा हो रहा था। इस बात को तकरीबन 3 महीने गुजर गए थे। वह लड़का हमारे मोहल्ले में ना आया। एक दिन मैं माँ के पास बैठी हुई थी जब मेरी माँ मुझसे शिकायत कर रही थी कि बेटी, आजकल तेरे रिश्ते के लिए मैं और तेरा भाई बहुत ही परेशान हैं। अगर तुम रिश्ता ना ठुकराती तो अब सब अच्छा होता। अभी मेरी माँ की बातें चल ही रही थी कि मेरा भाई मेरी माँ के पास कुछ सामान लेकर आया, जिसमें एक लाल जोड़ा और कुछ मिठाई के डिब्बे थे। भाई यह सामान आखिर क्यों लाया था? भाई ने माँ से कहा, जल्दी से इसको सोनल को पहना दो और इसको तैयार कर दो। मैंने लड़का देख लिया है। माँ ने कहा,
अच्छा बेटा, मैं इसको अभी तैयार करती हूँ। वह लड़का मान गया है क्या? चलो शुक्र है। माँ ने मुझे कहा, ये लो बेटा, जल्दी से इसे पहन लो। मैं कुछ भी बोल ना सकी। मेरी शादी किसके साथ होने जा रही थी मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं सब कुछ पूछने का हक खो चुकी थी। पहले भी एक रिश्ते से इनकार कर चुकी थी। उसके कारण मैं काफ़ी कुछ भुगत चुकी थी। मैंने तो अब यह सोच लिया था कि अब जिसके साथ में भाई मेरी शादी करेंगे चुपचाप कर लूँगी। भाई मेरी शादी एकदम सादे तरीके से करने वाले थे। ना बाजा था, ना मेहमान थे। मेरी माँ और भाई बहुत ही खुश थे। इसलिए मुझे लगा शायद इस बार पहले से ज़्यादा अच्छा रिश्ता भाई मेरे लिए लाए होंगे। थोड़ी देर में वे लोग हमारे घर में आए तो भाई ने उन्हें बैठने को कहा। फिर चाय और खाने को कुछ दिया। क्योंकि वह लोग कोई ज़्यादा नहीं थे, बस कोई 10 लोग थे। जिसके बाद भाई और मेरी माँ मुझे उनके सामने ले गए, जहाँ पर मेरा होने वाला पति और बाकी मेहमान बैठे हुए थे। हमें बस पंडित का इंतज़ार था। मैंने एक नज़र उठाकर भी अपने होने वाले पति को नहीं देखा था, क्योंकि वो जैसा भी था अब मुझे मंजूर था। संदीप के धोखे के बाद मैं अपनी माँ और अपने भाई को किसी के लिए भी मना करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मेरी शादी हो रही थी। उस समय मुझे संदीप की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मैं संदीप से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी संदीप के साथ बिताने के सपने देखे थे। भले ही संदीप का प्यार मेरे लिए धोखा था, लेकिन मेरी मोहब्बत बिल्कुल सच्ची थी। अगर संदीप मेरे साथ शादी कर लेता तो मैं आज अपने आप को खुशकिस्मत लड़की समझती, लेकिन वो तो धोखा देकर यहाँ से भाग गया था। थोड़ी देर के बाद पंडित भी आया, जिन्होंने हमारी शादी करवाई। शादी हो जाने के बाद सारे लोग वहाँ से चले गए, सिवाय मेरे पति के। कुछ देर के बाद माँ ने मुझे गले लगाकर सिर्फ इतना ही कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने माँ को कहा कि माँ, आपकी कोई गलती नहीं है। जो गलती है सब मेरी है और मैं अपनी ही गलती की सज़ा भुगत रही हूँ। आपको माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर वो कुछ बोल नहीं रहे थे। मैंने अपने भाई को भी कहा कि भाई, मेरे दिल में आपके लिए कोई गिला नहीं है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी वजह से आप लोगों ने बहुत ही बदनामी उठाई है। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। इसके बाद कुछ ही देर में भाई ने मुझे और मेरे पति को एक गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी चलने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि यह गाड़ी कहाँ जा रही है, क्योंकि चलते चलते वह गाड़ी रास्ते की एक सुनसान जगह पर जाकर खड़ी हो गई। और मैं सोच रही थी कि गाड़ी यहाँ पर क्यों रुकी है और हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी मेरा पति गाड़ी से उतरा और कुछ बोले बिना गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। मैं गाड़ी से उतरी तो वो मुझे एक झोपड़ी में ले गया, जहाँ पर एक छोटा सा घर था। यह देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे भाई और मेरी माँ ने मेरी शादी झोपड़ी में रहने वाले से कर दी। क्या वो लोग मुझसे इतना तंग आ गए थे? मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। इस झोपड़ी में इतना ज़्यादा अंधेरा था कि मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखकर मेरा पति एक मोमबत्ती और माचिस ले आया और जैसे ही उसने मोमबत्ती जलाए, कमरे में हल्की सी रोशनी हो गई। उस लड़के को देखकर मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि वो तो वही गूंगा लड़का था जो अक्सर हमारे मोहल्ले में आता रहता था। मैंने एक बार उससे दुआ भी करवाई थी कि मेरी शादी जल्द हो जाए। वही लड़का जिस पर हमारे मोहल्ले की सारी लड़कियां मरती थी। मैंने उसको देखकर जैसे ही सवाल किया कि तुम मेरे पति हो, तो उसने इशारे से स्वीकार किया कि हाँ, मैं तुम्हारा ही पति हूँ। और उसने मुझे कॉपी पर लिखकर बताया, जिस दिन तुमने मुझे दुआ करने के लिए अपने दरवाजे पर मुझे रोका था, उसी दिन तुम्हारे भाई ने हम दोनों को देख लिया था। तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारा आशिक समझ लिया था। उसने तुम्हें तो कुछ ना बोला, पर मुझे बहुत ज़्यादा मारा और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दरवाजे तक आने की। मैंने उसको लाख समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हारा आशिक नहीं हूँ, लेकिन उसको यकीन ना आया। वह देखकर यही समझा कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ और भेष बदल कर तुमसे ही बात करने आया हूँ। उसने मुझे यही कहा कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो। मैंने कहा, मैं शादी नहीं कर सकता, तुम अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तो कहने लगा, अगर तुमने मेरी बहन से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें और अपनी बहन दोनों को ही मार दूंगा। मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए
तुमसे शादी की। मैंने अपने पति का शुक्रिया अदा किया कि उसने मेरी जान बचाने की खातिर मुझसे शादी कर ली और मेरे बारे में इतना सोचा। इसके बाद उस लड़के को ही मैंने अपना सब कुछ समझ लिया था। उसके घर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। अब जो कुछ भी था मेरे लिए वही था, क्योंकि अब यही मेरा पति था। मैंने अब सोच लिया था कि मैं ज़िंदगी में कभी भी अपने भाई और अपनी माँ के पास वापस लौट कर नहीं जाऊंगी। कुछ दिनों के बाद मेरी माँ और मेरे भाई भी मुझसे मिलने आए। मुझे झोपड़ी में देखकर मेरी माँ और भाई दोनों की आंखें भर आई थी। मेरे घर में कोई भी सहूलियत नहीं थी और छोटा सा कमरा था जो बहुत ही पुराना था। मेरी माँ और भाई को एहसास हुआ कि मैं झोपड़े में नहीं रह पाऊंगी और उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी शादी गूंगे लड़के के साथ करवाकर मेरी माँ ने मुझे वापस अपने साथ ले जाने को कहा। मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी एक गूंगे लड़के के साथ कर दी है। तुम मेरे साथ वापस चलो। मैंने अपनी माँ को इनकार कर दिया कि अब जैसा भी है यही मेरा घर है। झोपड़ी कच्ची ही सही, पर यहाँ सुकून बहुत है। यह मेरा अपना घर है। भाई ने तो इसको मेरा आशिक समझ लिया। भाई को तो मुझ पर थोड़ा भी यकीन नहीं था। फिर मैं आप लोगों के साथ वापस क्यों चलूं? मेरी माँ और भाई दोनों मुझसे माफ़ी मांग रहे थे, पर मैं अब बहुत खुश थी। माँ और भाई दोनों वापस चले गए तो मेरे पति ने मुझे शुक्रिया अदा किया कि तुम मेरे साथ इस गरीब खाने में भी खुश हो। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक दिन मेरा पति किसी काम के कारण से बाहर चला गया था। मुझे बाहर से किसी की आवाज़ आई, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। मेरे घर में तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरे पति ने शादी के बाद अब मांगना छोड़ दिया था और मजदूरी करना शुरू कर दिया था। उसके काम करने वाली बात से मैं बहुत खुश थी। हालात भी कुछ बेहतर हो रहे थे, क्योंकि मेरे पति अब दिलो जान से मेहनत कर रहे थे और मुझे खुश रखने की कोशिश करते थे। जैसे ही मैंने भिखारी की आवाज़ सुनी, मैं रसोई की तरफ गई कि अगर कुछ खाने को मिल जाए तो मैं भिखारी को दे दूं, लेकिन रसोई में कुछ नहीं था। बस रात की बची कुछ बासी रोटी पड़ी थी। मैं उसे प्लेट में रखकर दरवाजे पर चली गई। जैसे ही दरवाज़ा खोला, देखकर मेरी जान निकल गई कि वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि संदीप था। संदीप को इस तरह देखकर मैं हैरान हो गई। संदीप ने मुझे देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह मेरे पैरों में गिर पड़ा। वह मुझसे माफ़ी मांग रहा था कि सोनल, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम्हारे साथ धोखा करने के बाद ही मैं ऐसा हो गया हूँ। मैं संदीप की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। मैंने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने घर के अंदर आ गई। वो कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इतनी देर में मेरा पति घर आ गया। उसने संदीप को दरवाजे पर देखकर उससे सवाल किया कि कौन हो भाई, क्यों हमारे दरवाजे पर बैठे हो? संदीप ने सब मेरे पति को बता दिया कि मैं सोनल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरा पति अंदर घर में आ गया और इशारे से मुझसे पूछने लगा कि ये लड़का कौन है। मैंने सब कुछ अपने पति को सच बता दिया कि यह वही लड़का है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अगर यह मुझे धोखा ना देता तो आज मैं इतनी मुश्किल ज़िंदगी अपने भाई के घर में गुजार कर ना आती। मैंने कितनी तकलीफ़ सही और कितने ताने सहे हैं। इसकी वजह से मैं इसको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मेरे पति ने मुझे कहा कि तुम्हें संदीप को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर संदीप इस तरह ना करता तो शायद हम कभी भी एक ना हो पाते। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह हो तो तुम्हें संदीप को माफ़ कर देना चाहिए। मैंने अपने पति के कहने पर संदीप को माफ़ कर दिया और संदीप वहाँ से चला गया। इसके बाद मैं अपने पति के साथ बहुत ही खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगी। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को
लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।